हेलो 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 ओके। गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून दोस्तों। हेलो सभी को नमस्कार। पुनिया जी, शिवानी, सागर, मनोज, विजयपाल जी नमस्कार, पवन सिरोजी नमस्कार, सभी को नमस्कार। विक्रम, रोहित, प्रियंका, श्वेता, जयदीप, हरदत्त सिंह जी, रुचिका रानी, सभी जल्दी आइए, जल्दी जुड़िए। थोड़ा सा उसको ऊपर करना, ठीक है। जी नवीन मलिक जी रीजनिंग भी करवाएंगे। अभी फिलहाल पोल साइंस के ऊपर हमारे को कुछ टॉपिक करवाने हैं, उनको देख रहे हैं, उसके बाद रीजनिंग के भी फोकस करेंगे। गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून। जल्दी जल्दी टाइम हो रहा है, जल्दी आइए। ठीक है, करोगे कुछ वो सेटिंग वगैरह, कैमरे सेटिंग। अच्छा ठीक है, चलो सभी को नमस्कार और गुड आफ्टरनून। हम अपनी शुरुआत करते हैं। देखो लास्ट क्लास में अगर आप में से कोई नहीं था तो मैं आपको बता दूं, हमने मौलिक कर्तव्य और मौलिक अधिकारों में फर्क जानने की कोशिश करी थी, आपको समझाने की कोशिश करी थी। मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज एंड फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। जो लास्ट क्लास में नहीं थे, इस क्लास के बाद अभी तो सब समझ में आएगा। बाकी इस क्लास के बाद लास्ट क्लास अपनी है फंडामेंटल राइट्स के नाम से, जो पहली क्लास है उसको जरूर देखिएगा, ताकि उससे रिलेटेड आपको आज की क्लास में समझ में आ जाए। खैर आज की क्लास अलग ही लेवल पर जाएगी तो वो तो समझ में आ जाएगा। पहली बात दोस्तों, मैं आपको बता रहा था लास्ट क्लास में, 1 मिनट का मैं आपको बैकअप दे दूं। हम बात कर रहे हैं फंडामेंटल ड्यूटीज की। फंडामेंटल ड्यूटीज का मतलब होता है मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य, देखिए मौलिक कर्तव्य मतलब होता है हमारे कुछ कर्तव्य, हमारी कुछ ड्यूटी देश के प्रति। देश जहां पर हमारा भारत का संविधान हमारे को इतने प्रकार के अधिकार देता है, खाने का, घूमने का, फिरने का, नाचने का, गाने का, ठीक है। किसी से दोस्ती करो, कोई भी बिजनेस स्टार्ट करो, परचून की दुकान खोलो, या रिलायंस जैसी कंपनी बनाओ, या हमने गैलेक्सी एक्सिस की शुरुआत करी, ये सब कुछ कहां से? ये सब हमारे अधिकार है। आज भी अगर हमसे कोई कहता है कि आपने गैलेक्सी एक्सिस की शुरुआत कैसे करी, आप सभी लोगों ने मिलकर गैलेक्सी एक्सिस कैसे बनाया, जी मेरे पास अधिकार है, हमारे पास अधिकार है। आर्टिकल नंबर 19(3) अगर हम बात करना चाहें तो मौलिक अधिकार, तो सभी प्रकार का, घर बनाने का अधिकार, घर में रहने का अधिकार है ना, सभी प्रकार के, देश में घूमने का, विदेश में घूमने का। जब ये देश आपको इतने सारी आजादी देता है, आपको इतने सारे अधिकार देता है कि कुछ करो जो तुम्हारे बस की हो, लेकिन जायज कानून में रहते हुए, यह भी नहीं कि कुछ भी करो तो स्मगलिंग करना शुरू कर दोगे, कि ड्रग्स की स्मगलिंग करोगे या गोल्ड की स्मगलिंग या किसी भी चीज की स्मगलिंग करोगे, या बिहार में जाके दारू बेचोगे जहां की बैन है। अदरवाइज जिसकी इजाजत कानून देता है, कुछ करो। तो जब यह देश आपको इतने सारे अधिकार देता है तो आपकी भी इस देश के प्रति कुछ ड्यूटी होनी चाहिए। वो कहते हैं ना, कुछ तो एहसान मानो। जैसे माता पिता बचपन से हमारे को पालते हैं, तो बाद में तुम्हारी भी तो ड्यूटी है कि बुढ़ापे में उनको पालो। सेम उसी प्रकार से जैसे देश तुम्हारे को पालता है, तो तुम्हारी भी कुछ कर्तव्य, कुछ ड्यूटी होनी चाहिए अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए। लेकिन फर्क वही है, जैसे हमारा समाज है वैसे हमारा संविधान है। माता पिता तो अपना फर्ज निभा देते हैं, बच्चों को पालते हैं, पोसते हैं, बड़ा करते हैं, अच्छी शिक्षा देते हैं, अच्छा रहन सहन देते हैं, अच्छी किताबें देते हैं,
आप जो मांगते हो आपको प्रोवाइड करवाते हैं, खाना पीना, गाड़ी, जो उनकी क्षमता बनती है उसके अकॉर्डिंग। लेकिन आपका कर्तव्य है उनकी सेवा करना। लेकिन बहुत सारे बच्चे होते हैं अनाथ आश्रम, सॉरी वृद्ध आश्रम में छोड़ आती है। पिताजी को तो कौन अनाथ आश्रम में छोड़ के आएगा, मतलब वृद्ध आश्रम में छोड़ देते हैं या घर से निकाल देते हैं। सेम उसी प्रकार से वैसे तो हमारा कर्तव्य है देश की सेवा करने का, देश की कुछ प्रति, देश को आगे बढ़ाने की कुछ नियतों बनाने का, ठीक है ना। लेकिन कर्तव्यों का पालन करो या ना करो यह आपकी श्रद्धा भी होती है। जी हां, जस्टिसेबल नहीं है। जस्टिसेबल का मतलब यह है अगर आप अपने कर्तव्यों का, ड्यूटीज का पालन नहीं करते हो तो कोई कानूनी कार्रवाई आपके ऊपर नहीं है, ठीक है। मौलिक कर्तव्य जब संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, तब मौलिक कर्तव्य हमारे देश में नहीं हुआ करते थे, बिल्कुल भी नहीं हुआ करते थे। एक भी मौलिक कर्तव्य नहीं था। बाद में 42वां संशोधन के तहत 1976 में 10 मौलिक कर्तव्यों को, ड्यूटीज को जोड़ा गया था। अमेंडमेंट यानी कि संशोधन। मैं स्क्रीन पर देख रहा हूं, साथ साथ में हल्का सा देखते रहिएगा और बताते रहिएगा मुझे आगे से आगे। ये 5 मिनट का बैकअप आपका लास्ट क्लास से रिलेटेड है, ठीक है। संशोधन, ठीक है। भाग, संविधान में एक अलग से भाग जोड़ा गया था। भाग यानी कि पार्ट जोड़ा गया था जिसका नाम था पार्ट 4A। और एक अलग आर्टिकल जोड़ा गया था। आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद आपका जोड़ा गया था यहां पर, और वो था 51A। और जो कमेटी थी, जिस कमेटी के ऊपर ये जोड़ा गया था, जिसकी कमेटी की सिफारिशों पर भारत में इन कर्तव्यों को जोड़ा गया था, आपके फर्ज को जोड़ा गया था, उस कमेटी का नाम था सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी। और जिस देश से हमने प्रेरणा ली थी मौलिक कर्तव्यों को जोड़ने के लिए, कि जब ये देश आपको इतने अधिकार देता है तो इस देश के प्रति आपकी क्या ड्यूटी है, कर्तव्य है, वो देश था USSR, सोवियत रूस। ज्यादातर बच्चा रशिया लगाएगा। मेरे लास्ट वीडियो में देखिएगा, लास्ट वीडियो में मैंने बताया था रशिया अलग है। USSR 15 देशों का संगठन था 1990 से पहले। तो पेपर में जब आता है रशिया और USSR तो आंसर होगा मौलिक कर्तव्यों की प्रेरणा हमने ली थी USSR से, ठीक है। बाद में हमने एक मौलिक कर्तव्य और जोड़ा गया था, ड्यूटी हमने और जोड़ी थी। और आज मौलिक कर्तव्यों की संख्या है टोटल आपकी 11। 86वां संशोधन 2002। और अगर मैं बताऊं छोटे मोटे पेपरों की अगर मैं बात करूं, यानी कि ग्रुप डी की बात करूं या ग्रुप सी की बात करूं। ग्रुप डी यानी कि आप जानते होंगे बेलदार होते हैं, है ना, माली भी होते हैं, पियोन भी होते हैं, ग्रुप डी। और ग्रुप सी की मैं बात करूं जिसमें क्लर्क होते हैं, कांस्टेबल होते हैं, इस टाइप के लोगों की मैं बात करूं, इस टाइप की जॉब्स की मैं बात करूं, तो स्क्रीनशॉट ले लो, इससे बाहर कुछ नहीं आने का। ये जो व्हाइट बोर्ड पर आपके सामने है यही है सब कुछ, ग्रुप डी और ग्रुप सी लेवल के हिसाब से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इसी में है सब कुछ। गंदी है, ओके। नहीं, केवल इस पर फोकस कीजिएगा मटेरियल क्या दिया गया है, राइटिंग का फोकस की मत कीजिएगा। मेरी राइटिंग बेकार, आपकी तो बढ़िया होगी ना। अपनी राइटिंग खुद देखिए, समझ में आना चाहिए। जो चीज समझ में ना आए वो मेरे से पूछ सकता है। और ध्यान रहे, मौलिक कर्तव्यों का पालन किसके लिए है? भारतीयों के लिए, इंडियंस। ये विदेशियों के लिए नहीं है, ये केवल भारतीयों के लिए है। सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी,
चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। कर्तव्यों, मैं फिर बोल रहा हूं, जैसे एक मौलिक कर्तव्य पड़ता है, संविधान का सम्मान करो, राष्ट्रीय गान राष्ट्रगीत का सम्मान करो, राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करो, महिलाओं का सम्मान करो, पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज मत पहुंचाओ, 6 से 14 साल तक के बच्चों को पढ़ाओ, वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा दो, देश जब पुकारे तो देश की सेवा में आओ, इसकी रक्षा करो। ऐसी ड्यूटी है तुम्हारी, निभानी है निभा लो, नहीं निभानी मत निभाओ। लेकिन ध्यान रहे, आप अपमान नहीं कर सकते हो। संविधान का पालन करना है करो, नहीं करना मत करो। लेकिन आप अपमान नहीं कर सकते हो कि संविधान की कॉपी निकाली और उस कॉपी को इंटरनेट से निकाला और आपने फाड़ के फेंक दिया। अगर आपने संविधान की कॉपी निकाली इंटरनेट से और उसको फाड़ कर फेंक दिया, जला दिया सबके सामने, अब बंद कमरे में तो चाहे तुम कुछ करो, चाहे तुम अपने आप को लगाओ, लेकिन अगर आपने उसको जला दिया तो जनाब केस है देशद्रोह का, राष्ट्रद्रोह का, आपके ऊपर केस किया जा सकता है और जिंदगी खत्म, तबाह। क्योंकि फिर नहीं मिलने का, क्योंकि 2-3 चीजें हैं जो केस कभी आपके ऊपर होने नहीं चाहिए, जिनमें से ये भी है, ध्वज है, राष्ट्रीय ध्वज है, फहराना है फहराओ, ये तो सम्मान करना। बहुत सारे लोग अपने घरों की छतों पर आज भी फहराए हुए हैं, 26 जनवरी को फहराते हैं, 15 अगस्त को फहराते हैं। नहीं फहराना है मत फहराओ, सम्मान करना है करो, नहीं करना है मत करो। लेकिन ध्यान रहे, आप अपमान नहीं कर सकते हो कि ध्वज को आप फाड़ के फेंक दोगे, या ध्वज के ऊपर अलग अलग प्रकार के कलर या अलग अलग ऐड दोगे आप। लाइक मैंने भी भारत का झंडा लिया, पूरा भारत का झंडा, और ऊपर लिखवा दिया गैलेक्सी एक्सिस कोचिंग पॉइंट। नहीं, हम नहीं कर सकते ये, क्योंकि अगर ये किया तो इसके खिलाफ बकायदा केस है, देशद्रोह राष्ट्रद्रोह का। ठीक है, इन बात को ध्यान रखिएगा। ओके, बाकी अगर मैं बात करना चाहूं, जैसे राष्ट्रीय गान होता है, अब जब राष्ट्रीय गान बजता है, चलता है, तो राष्ट्रीय गान आपको पता होगा ना, नेशनल एंथम, और नेशनल एंथम जन गण मन। अगर मैं इसकी भी बात करना चाहूं आपसे, सम्मान करना है करो। चलो एक सेकंड, यहां तक मुझे बताइए, जिसको समझ में नहीं आया वो यहां पर मुझे क्वेश्चन पूछिए, ठीक है। और अगर समझ में आ रहा है, पसंद आ रहा है तो लाइक करे, नहीं आ रहा डिसलाइक करे। मेरा फेवरेट असूल है, मैं डिसलाइक से कभी नहीं घबराता, वहां पर लाइक का बटन लगा हुआ है आपकी स्क्रीन पर, ठीक है। अगर पसंद आ रही क्लास लाइक कर सकते हो, नहीं पसंद आ रही डिसलाइक कर दो, ताकि मुझे पता चले मुझे करना क्या है। और जल्दी मैं आगे तभी चलता हूं, या तो लाइक देखना चाहता हूं या डिसलाइक, लाइक या डिसलाइक, तभी आगे बढ़ना चाहूंगा मैं। ठीक है, लाइक या डिसलाइक करिए जल्दी से जल्दी से जल्दी से, फिर हम आगे की कहानी शुरुआत करते हैं जनगण मन से अपने। मैं देखना चाहता हूं कि कितने लोग लाइक कर रहे हैं या कितने लोग डिसलाइक कर रहे हैं, जैसा भी आपको अच्छा लगे। मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा मेरी वीडियो को लाइक करें, बिल्कुल भी नहीं कहूंगा। अच्छा लगे लाइक करें, नहीं लगे डिसलाइक करें, सिंपल एज दैट। ओके, तो जिस प्रकार से, हाँ सबको समझ में आ रहा है। धीरज कल्याण जी, अभी तक मैंने हल्का सा आपको बैकअप दिया है बस, बाकी अभी आगे की क्लास में आपको सब समझ आ जाएगा जब तक हमने जो किया है। ओके, सभी को क्लियर चल रहा है, बहुत अच्छे। ओके, लाइक डिसलाइक कर दीजिएगा जो भी आपको पसंद आए, अच्छा लगे ठीक, नहीं लगे डिसलाइक। हम लोग बिल्कुल सामने अपनी चीजों को, अपनी कमियों को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार रहते हैं। ओके, बहुत अच्छे। चलो हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अब क्या है, जैसे कि नेशनल एंथम है, राष्ट्रीय गान है, सम्मान करना है करो, लेकिन अपमान नहीं कर सकते आप। जैसे कि आप लोगों को पता होता है, जब राष्ट्रीय गान बज रहा हो, राष्ट्रीय गान चल रहा हो, नेशनल एंथम जन गण मन, तो क्या करना चाहिए, खड़े हो जाओ। ये होता सम्मान करना।
और सम्मान करना चाहते हो तो सावधान हो जाओ, और सम्मान देना चाहते हो तो दिल पर हाथ रख लो, और सम्मान देना चाहते हो तो साथ साथ में गा भी लो। जैसे जैसे बज रहा है जन गण मन अधिनायक जय हे, बिल्कुल साथ साथ। और अगर नहीं देना मत दो, कोई केस नहीं कर सकता तुम्हारे खिलाफ। राष्ट्रीय गान बज रहा है, कोई बैठा है, बैठा रहे, कौन मना कर रहा है। सिनेमा घर में जब आप मूवी देखने जाते हो तो कई बार शुरुआत में ही नेशनल एंथम बजता है, बहुत सारे लोग खड़े होते हैं, कई लोग नहीं खड़े होते, मत हो। कानूनी तौर से आपके खिलाफ पुलिस कार्रवाई नहीं हो सकती, नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। आपने सम्मान नहीं दिया, कोई दिक्कत नहीं। हां, लेकिन पॉइंट टू बी नोटेड, आस पड़ोस के लोग पीट देंगे उसकी गारंटी नहीं लूंगा। कभी कहो कि हां सर ने बताया था कि कोई कंपलसरी नहीं है, हां कंपलसरी नहीं है, लेकिन लोगों की भावनाएं ठेस हो जाती है कई बार। और भीड़, भीड़ का कोई चेहरा नहीं होता जनाब। एक सिनेमा घर पूरा भरा हुआ है, वहां पर आप अगर खड़े नहीं हुए, लोग आपसे कहेंगे क्यों नहीं खड़े हुए। आप कह सकते हो मेरा मौलिक कर्तव्य है, मैं खड़ा हूं ना हूं। भाग 4A में लिखा है अनुच्छेद 51A। इतने में 51A बोलोगे ना, इतने में तो 51 थप्पड़ पड़ जाएंगे, कन्यादान से गल जाएगा आपका। तो कहने का तात्पर्य यह है, केस तो नहीं हो सकता, लेकिन औरों की भावनाएं ठेस होने के चक्कर में पिट जरूर सकती है। टीवी में आपने कई बार सुना भी होगा, ऐसे बंदा खड़ा हुआ नहीं हुआ वगैरह वगैरह, ठीक है, लेकिन हमारा सम्मान बनता है हम खड़े हो जाए। नेक्स्ट, जब वो बज रहा हो तो 49 से लेके 52 सेकंड में आपको कंप्लीट करना चाहिए नेशनल एंथम को, राष्ट्रीय गान को। अगर आप, ये सम्मान होता है, अगर आप इससे कम या ज्यादा जाती हो तो वो अपमान होता है। अगर पॉइंट टू बी नोटेड थोड़ा बहुत ऊपर चले गए फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, या थोड़ा बहुत नीचे रह गए फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। लाइक कोई भी गाना या राष्ट्रीय गान अगर आप नॉर्मल धुन से गाओगे, हमारे देश का नेशनल एंथम जन गण मन, अपने आप खत्म हो जाएगा। लाइक ये जन गण मन अधिनायक जय हे, ये स्पीड रखो, अपने आप खत्म हो जाएगा। अगर आप लंबा खींच देते हो, जैसे अमिताभ बच्चन के खिलाफ केस हुआ था, मुझे याद नहीं मैच कौन सा था, भारत और पाकिस्तान का था फाइनल, एशिया कप या एशियाड ऐसा कुछ था। पाकिस्तान से सिंगर आए थे, बकायदा नर्वस हो गए थे वो। और अमिताभ बच्चन तो एक कलाकार है, गायक थोड़ा ना। आप YouTube पर देखिएगा, इतना गजब का उन्होंने गाया था अमिताभ बच्चन जी ने। लेकिन उन्होंने लगभग 69 सेकंड का समय ले दिया था, वो थोड़ा धीरे उन्होंने गा दिया था। केस हो गया था उनके खिलाफ। और उनके खिलाफ क्या, आपके खिलाफ, मेरे खिलाफ भी हो सकता है। नॉर्मल धुन रखो, अपने आप खत्म हो जाएगा। राष्ट्रीय गान का आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते हो, यानी कि आपने रैप बना दिया उसका, रैप जन गण मन वंदे मातरम, नहीं, या बिल्कुल ही मोहम्मद रफी की तरह गजल, ऐसी रहेगा वो। इमरजेंसी में 20 सेकंड में हम इसको खत्म कर सकते हैं। कई लोग समझते हैं इमरजेंसी मतलब नेशनल इमरजेंसी, नहीं, बिल्कुल गलत। किताबों में लिखा होता है और लिखा भी है, संविधान में भी लिखा है इमरजेंसी में, लेकिन वो इमरजेंसी नेशनल इमरजेंसी नहीं है। वो इमरजेंसी मतलब एकदम से कोई संकट आ जाता है, या कोई प्रोग्राम चल रहा है, 12 बजे तक खत्म करना बहुत जरूरी है, खत्म होते 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 बहुत लेट हो गए हैं और हमारे पास टाइम की बहुत कमी है, तब 20 सेकंड में आप इसको खत्म कर सकते हो। और इसमें सिर्फ 2 बातें होती हैं, शुरुआत की नहीं, तब भी नहीं करना जन गण मन अधिनायक जय, ऐसा नहीं, शुरुआत की 2 लाइन और आखिरी 2 लाइन 20 सेकंड में हो जाएगी। जैसे जन गण मन अधिनायक जय हे,
लास्ट, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे, ये जिसको मैंने आपको बताया। तो अगर इसकी बात उठी ही है तो मैं आपको एक और चीज बता दूं, हमारा जो नेशनल एंथम है, हमारा जो नेशनल एंथम है, यह सबसे पहली बार 27 दिसंबर 1911 में कोलकाता में गाया गया था। कोलकाता में गाया गया था। कोलकाता में कांग्रेस का सेशन हो रहा था। आपको बता दूं, पहले कांग्रेस हर साल मीटिंग करती थी, अभी भी करती है, अब तो शायद और जल्दी जल्दी करती हो, लेकिन करती थी। तो उसी के सेशन में गाया गया था सबसे पहली बार, और वो गाया गया था भारतो भोग्य विधाता। आप जानते हो बंगाली, बंगाली में थोड़ा बी वर्ड ज्यादा यूज होता है, बी, वी नहीं होता, बी होता है। तो बी के तरीके से, जैसे रविंदर नहीं है, रविंदर, रविंद्रनाथ टैगोर है ना, तो रविंद्रनाथ टैगोर ने इसको लिखा था भारतो भाग्यो विधाता के नाम से, भारतो भाग्यो विधाता के नाम से, बंगाली में, बंगाली में। और पहली बार इसको 27 दिसंबर 1900, हालांकि राष्ट्रीय गान को फरवरी 1905 में पहली बार एक पोएम के तौर पर, एक कविता के तौर पर यह छपकर आ गई थी, एक पोएम और कविता के तौर पर यह छपकर आ गई थी जी। तत्वबोधिनी नाम की, बोधिनी, तत्वबोधिनी नाम की एक मैगजीन में, बंगाली है, पहली बार यह 1905 में छपकर आई थी पोयम, तत्वबोधिनी नाम से एक मैगजीन थी तत्वबोधिनी। उसमें पहली बार एक कविता छपी थी भारतो भोग्य विधाता, जिसको पहली बार पब्लिक में गाया गया था 27 दिसंबर 1911 को। रविंद्रनाथ टैगोर मेन इसके गायक थे और रविंद्रनाथ टैगोर इसके रचयिता थे, यह आपको पता ही होगा। एक और चीज यहां पर लिखनी जरूरी है, कांग्रेस के इस अधिवेशन के जो अध्यक्ष थे वो थे नारायण धर करके। नारायण धर जो इस कांग्रेस के अध्यक्ष हुआ करते थे, प्रेसिडेंट हुआ करते थे। ये सारी डिटेल्स ध्यान रखिएगा, ये सारी डिटेल्स ध्यान रखिएगा, क्योंकि एग्जाम्स में ये बहुत जरूरी रहती है। ओके, नहीं ये कैमरा थोड़ा सेट हो रहा था, ज्यादा स्क्रीन नहीं घूम रही है, नहीं भूकंप आया है अभी, है ना। हाँ जी, जल्दी इधर ध्यान रखिएगा। राष्ट्रीय गान अगर यहां पर बात चल रही है तो भारतो भोग्य विधाता के नाम से ही पहली बार यह छपा था तत्वबोधिनी में फरवरी 1905 में, और इसको पहली बार गाया गया था सामाजिक रूप से पब्लिकली 27 दिसंबर 1911 को कलकत्ता में कांग्रेस के अधिवेशन में। और अध्यक्ष थे नारायण धर। नारायण धर 1912 के बाद इसी मैगजीन में 1912, जैसे छोटी मोटी किताबें पढ़ोगे ना, लूसेंट पुसेंट में 1912 ही दिया हुआ है कि 1912 में छपा था ये पहली बार। अरे पहले कविता छपेगी तो ही तो फिर गाओगे, या चलो जो भी है जैसा भी है। नहीं श्वेता शर्मा जी, 1912 में दिल्ली दरबार में नहीं गाया गया था, क्योंकि दिल्ली दरबार इससे पहले ही हो चुका था 12 दिसंबर को 1911 को। श्वेता जी आपके पास ये गलत जानकारी, मैं आपको बता दूं, 1911 मैंने 11 ही लिखा यहां पर, बोलने में मेरे को 12 हो गया, ठीक है। दिल्ली दरबार नहीं, श्वेता शर्मा जी गलत जा रहे हो आप, दिल्ली दरबार नहीं था, दिल्ली दरबार 12 दिसंबर को हो चुका था। कई लोग रविंद्रनाथ टैगोर पर आरोप भी लगाते हैं, उन्होंने ब्रिटिश सम्राट जो थे जॉर्ज फिफ्थ, उनके लिए गाया था। बड़ी कहानी है, मैं वहां नहीं जा सकता, लेकिन गलत है वो सारी कहानियां कि अंग्रेजी हुकूमत के लिए उन्होंने गाया था,
कई लोग तो ये भी कह देते हैं कि नोबेल प्राइज तभी उनको मिला था, है ना। बचपन से अफवाह हम सुनते भी आ रहे हैं, ये सारी गलत बातें। अगर आप गहन में, मेरे पास टाइम नहीं है इस बात को विस्तार पूर्वक बताने का, लेकिन गहन रिसर्च करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा वो झूठी बातें। 12 दिसंबर को दिल्ली दरबार हो चुका था, 27 दिसंबर को पहली बार गाया गया था। अरे दिल्ली दरबार जहां पर अनाउंसमेंट हुई थी दिल्ली को राजधानी बनाने की, किसी ने, श्वेता तिवारी, तिवारी तो नहीं थी यार, अच्छा जो भी था, ठीक है ना, एक हुआ था दिल्ली दरबार करके कुछ, उसको इतिहास में देखिएगा, हमारा यहां पर कोई काम नहीं है, ठीक है। और आगे जाके 28 फरवरी 1919 में रविंद्रनाथ टैगोर ने ही इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया था, जिसको बोलते हैं द मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया। जी हां, भारत भाग्य विधाता यानी कि हमारा नेशनल एंथम 1919 में इसका इंग्लिश में अनुवाद किया था रविंद्रनाथ टैगोर ने ही, रविंद्रनाथ टैगोर ने ही द मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया। भूल भी जाओ, ध्यान रखना, स्कूल में सुबह सुबह जनगण मन गाते थे, स्कूल में सुबह सुबह प्रेयर में जनगण मन गाते थे, तो वही है मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ, मॉर्निंग सुबह सुबह गा रहे थे, मॉर्निंग, मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया, मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया। ओके जी, हम आगे बढ़ते हैं। वैसे कई लोगों को मेरी हाइट भी दिख रही है, व्हाइट बोर्ड से ज्यादा हो गई है, क्या करें, मजाक मजाक में माता जी ने बोर्नविटा ज्यादा पिला दिया, ठीक है, तो हाइट थोड़ी ज्यादा हो गई है, व्हाइट बोर्ड से भी ऊपर जा रहे हैं, बट कोई बात नहीं, क्लास में फोकस करते हैं, इनके ऊपर बाद में बात करेंगे, ठीक है। हाँ जी, तो मैं थोड़ी देर साइड में हो रहा हूं, किसी को स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बाद में देखना, बाद में देख लेना। और मैं बता रहा हूं, दोबारा आगे की कहानी शुरू कर रहा हूं, पसंद आए लाइक करो, नहीं आए डिसलाइक कर दो। लाइक करो, मैं देखना चाह रहा हूं कुछ लाइक कर रहे हैं, डिसलाइक कर रहे हैं। अगर सही लग रहा है, पसंद आ रहा है तो लाइक कर सकते हो, अदरवाइज डिसलाइक कर दो। शेयर और वो बढ़ते रहना चाहिए, जो भी करो, लाइक डिसलाइक मेरे को मतलब नहीं है। या तो आपके वहां पर स्क्रीन पर नीचे लाइक का बटन होगा, या तो उसको लाइक करो या डिसलाइक करो, अगर समझ में आ रहा है तो। कमेंट तो कर ही देना, बाद में कमेंट तो कर ही देना, बट इसमें भी ओके। लेकिन दोस्तों, जनगण मन जो असली नाम था भारत भाग्य विधाता, इसको जी, इसको 24 जनवरी 1950 को हमने अडॉप्ट किया था जन गण और मन के नाम से। सिर्फ पहले स्टैंजा को, सिर्फ पहले पैराग्राफ, पहला जो स्टैंजा होता है उसी को। हकीकत में भारत भाग्य विधाता बहुत बड़ा था, काफी बड़ा था, लेकिन उसके पहले स्टैंजा को, पहला जो पैराग्राफ जो था, उसको हमने अडॉप्ट किया है, जो आज आप पढ़ते हो, बोलते हो, सुनते हो और गाते हो। वो जनगण मन अधिनायक हिंदी में, जी हां हिंदी में, हकीकत में ये था बंगाली में, बढ़िया बन गया हिंदी में। हिंदी में 49 से लेके 52 सेकंड में हमें कंप्लीट करना पड़ता है, आपको पता ही होगा, और इमरजेंसी में 20 सेकंड में। ये आप लोगों को मैंने जनगण मन से रिलेटेड कुछ बातें बताई, क्योंकि मैंने आपको बताया इनसे हटकर अगर तुम कुछ करोगे तो वो होगा अपमान। मौलिक कर्तव्य, सम्मान करना है करो, सम्मान नहीं करना मत करो, रिस्पेक्ट देनी है दो, रिस्पेक्ट नहीं देनी मत दो। हाँ, ये उसी पर है, ड्यूटीज ही बोल रहा हूं, आप ध्यान से देखिएगा आर्यन जी, ठीक है। तो वो चीज जस्टिसेबल की चीजें मैं आपको बता रहा था यहां पर। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो ये थी आपकी से रिलेटेड कुछ बातें। अब मैं नेक्स्ट मौलिक कर्तव्य पे जा रहा हूं। मैं एक बार पहला दोबारा लेके आऊंगा स्टार्टिंग, अभी आपके सामने है स्क्रीन पर।
11 मौलिक कर्तव्य एक एक करके आपके सामने आ रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। पहला जो मैं समझा चुका हूं आपको विद डिटेल लास्ट क्लास और आज की क्लास में, देखिए ध्यान से क्या लिखा हुआ है, संविधान का पालन करना। मैंने अभी आपको बताया, करना है करो, नहीं करना मत करो, लेकिन अपमान नहीं कर सकते हो। उसकी संस्थाओं, आदर्शों, राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय गान का सम्मान करना। लास्ट क्लास में बताया था ध्वज सम्मान क्या होता है, अपमान क्या होता है, और यही चीज मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, यह है पहला मौलिक कर्तव्य। नेक्स्ट मौलिक कर्तव्य अब आपके सामने ये रहा। ठीक है, ये मैं आपको क्या बताऊं, ये कर्तव्य नहीं, मैंने जैसे आपको बताया वो बात अलग है, सम्मान करना नहीं करना, बकायदा कानून है कि आप अपमान नहीं कर सकते। जैसे आपकी स्क्रीन पर सामने कानून आया था एक, ठीक है, हां, जैसे एम्बलम्स एंड नेम्स, प्रिवेंशन ऑफ इम्प्रॉपर यूज, लिख लीजिएगा आप इनको। और पहले एक और कानून था, द प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट ऑफ नेशनल ऑनर्स, नेशनल 71 सॉरी एक्ट 1971 एंड फ्लैग कोड ऑफ इंडिया। लेकिन अब द फ्लैग कोड ऑफ इंडिया 2002 ये है मेन। नेक्स्ट मौलिक कर्तव्य आपका, ओके, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय संघर्ष को प्रेरित करने वाले महान आदर्शों को संजोना और उनका पालन करना। जी हां, स्वतंत्रता के लिए जो हमारे राष्ट्रीय संघर्ष को प्रेरित करने वाले जो महान आदर्श थे, जी, महान आदर्शों को आप थोड़ा कह सकते हो, टू चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियल्स विच इंस्पायर आवर नेशनल स्ट्रगल। वो सभी आइडियल्स किसी भी प्रकार का हो, चाहे वो व्यक्ति विशेष हो, जैसे कि भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, ठीक है, विपिन चंद्र पाल, लाल बाल पाल, अरविंदो घोष, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, महात्मा गांधी, नेहरू जी, मोतीलाल नेहरू, लंबी लिस्ट है। उधम सिंह, शहीद उधम सिंह, ठीक है, तो एक लंबी लिस्ट है। सभी के कंसेप्ट अलग थे, सभी के तरीके अलग थे, जिन्होंने देश की स्वतंत्रता के लिए प्रेरणा दी थी। आप उनको थोड़ा बढ़ावा दोगे, उनका पालन करोगे, यह हमारा मौलिक कर्तव्य है, यह आपकी ड्यूटी है, यह हमारी ड्यूटी है। और आज भी हम उन्हीं से प्रेरणा लेते हैं। अन्ना हजारे का आंदोलन किससे प्रेरित था? गांधी जी से, अगर हम देखना चाहें तो। ऐसे ही बहुत सारे आपके जो कर्तव्य हो, बहुत सारे जो आप काम करते हो, वो किसी ना किसी आदर्श से ही प्रेरित होता है। आज भी हमारी सेना, हमारी पुलिस में बोला जाता जय हिंद। जय हिंद किसका नारा था? सुभाष चंद्र बोस। उनकी सेना, आजाद हिंद सेना बोलती थी जय हिंद। हम उनको फॉलो करते। संविधान में नहीं लिखा कि आपको जय हिंद बोलना है, गुड मॉर्निंग बोलना है, गुड आफ्टरनून बोलना है, गुड इवनिंग बोलना है। बट हमारे जवान एक दूसरे को संबोधित करते वक्त किसी भी अधिकारी से, चाहे वो सिपाही है और कमिश्नर से बात कर रहा है, या सेना में जनरल से बात कर रहा हो, जय हिंद जनाब, जय हिंद सर, ये शब्द जो भी है, उन प्रेरणा को आप लोग यूज करते हो। जांगड़ा जी का सवाल है कि भगत सिंह को शहीद का दर्जा क्यों नहीं दिया गया? पहली बात तो भगत सिंह एक ऐसी शख्सियत है मेरे भाई, जिनको किसी दर्जे की जरूरत नहीं है। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, इनकी याद में 23 मार्च को हम शहीद दिवस मनाते। लोगों के दिलों में है मेरे भाई, वो किसी शख्सियत, किसी टाइटल के मोहताज नहीं थे। हां, लेकिन मैं इस बात से सहमत हूं कि हमारी सरकारों की गलती रही है कि उनको शहीदी का दर्जा नहीं दिया गया है। वो सरकारों की अपनी आपसी बातें हैं, मन मुटाव है, वो उस पर मैं चर्चा नहीं कर सकता हूं यहां पर। लेकिन हकीकत आपने ठीक याद दिलाया, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, इनको शहीद का दर्जा नहीं मिला हुआ है। संविधान के किसी भी जगह में, किसी भी कानून की किताब में हम मनाते हैं शहीद दिवस, बट वो लोगों के दिलों में है बस। जांगड़ा जी, आपकी क्वेश्चन का मेरा जवाब था। चलो हम आगे बढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट चलते हैं हम। एक सेकंड बैक करना, एक क्वेश्चन है।
अधिकार, अपने 2 अधिकार लिख लिया। आपने 2 अधिकार लिख लिया, आपने लिख लिया। मोहित शर्मा, मैं आपको क्वेश्चन नहीं समझा, दोबारा लिखना। मैं आपका क्वेश्चन नहीं समझ पाया मोहित जी, दोबारा लिखिएगा। ओके सर, आई एम सेलेक्टेड इन इंडियन एयरफोर्स। ओ नवीन जी बधाई हो, नवदीप जी लोहान जी बधाई हो आपको, आप उसमें सिलेक्टेड हो तो। ओके चलो हम आगे बढ़ते हैं। ओके जांगड़ा साहब, आप भगत सिंह ब्रिगेड के सदस्य हो, ठीक है, फिर तो आप जानते होगे कि वो किसी टाइटल या किसी इन तगमों के मोहताज नहीं है। वो अपने आप में एक नाम है, वो अपने आप में एक ब्रांड है। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, अमर्त्य सेन, कई ऐसे किरदार हैं। ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट, अब अगला कर्तव्य आपका बनता है ठीक है, देश की, ये आपके सामने, इसको भी लिख लीजिएगा, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखना और उसकी रक्षा करने के लिए तत्पर रहना। कहने का मतलब यह है, हाँ, कहने का मतलब यह है टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। संप्रभुता मतलब आजादी, एकता और अखंडता, इसको बरकरार रखना भी हमारा ही कर्तव्य है। वो कहते हैं ना देश के गद्दार, गद्दार उन्हीं को बोलते हैं जो इस कर्तव्य का पालन नहीं कर रहे होते हैं। हमारे देश की इंफॉर्मेशन, मान लो सेना में भर्ती हो गया कोई, या आईएएस बन गया, या कोई नेता है और हमारी बातों को लीक करता है, ठीक है, हमारे बारे में, वही उनको बोलते हैं जो गद्दारी करते हैं। तो देसी भाषा में जो व्यक्ति गद्दारी करता है, हम उसी के लिए यह कर्तव्य होता है कि भाई तुझे देश की संप्रभुता मतलब सॉवरेनिटी, मतलब इसकी आजादी का सम्मान करना चाहिए। बहुत मुश्किल से मिली है आजादी, वही बात है ना, जिसको आजादी का कईयों को महत्व नहीं पता, इसलिए वही कहता है आजादी गुलामी कुछ फर्क नहीं होता है। बट जो भी है, देश आपसे एक उम्मीद करता है कि आप अखंडता, एकता और संप्रभुता का सम्मान करें और उसको बरकरार रखें। इंटीग्रिटी मतलब अखंडता, अखंड मतलब जिसके खंड ना किए जाए, खंड ना हो, वो होता है अखंड। ठीक है, अब जैसे भारत में एक बार ऐसा हुआ कि भाई भाई आपस में लड़ पड़े, नतीजा ये हुआ पाकिस्तान अलग हो गया, देश के टुकड़े हो गए। बेवकूफ थे कुछ लोग, भाईचारा आपस में निभा नहीं पाए, जिसकी वजह से भारत के टुकड़े हुए थे। और उस टुकड़ों के फायदा या नुकसान फालतू हुआ, आप लोग देख ही रहे हो, आप लोग झेल ही रहे हो, हम लोग सभी देखते ही हैं। ठीक है, तो ये है। मैं अभी तक आपसे पूछना चाहूंगा, किसी को कोई डाउट हो मेरे से पूछिए, मैं यहां पर स्क्रीन पर देख रहा हूं। और बाकी सही पसंद समझ में आ रहा है तो लाइक करते चलो, नहीं तो डिसलाइक कर दो। लाइक करते चलो वरना डिसलाइक कर दो। आपके यहां पर यूट्यूब पे सामने ही थंब का निशान है, उसको बताओ, दबाओ अगर समझ में आ रहा है या पसंद आ रहा है तो, वरना डिसलाइक कर दो। लेकिन कुछ तो करना पड़ेगा। चलो हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, यह है नेक्स्ट कर्तव्य। ठीक है, ये नेक्स्ट कर्तव्य, टू डिफेंड द कंट्री, रेंडर नेशनल सर्विस व्हेन कॉल अपॉन टू डू सो। देश की रक्षा करना और राष्ट्रीय सेवा प्रदान करने के लिए जब ऐसा करना का आह्वान किया जाता है तो। देखिए कितना खूबसूरत कर्तव्य है हमारा, है भी, यहीं पर जन्मे हैं, बड़े हुए हैं, इस देश ने बहुत कुछ दिया है, तभी तो इस काबिल है कि हम लोग आपको पढ़ा रहे हैं। आप भी इस काबिल हो कि आपके हाथ में मोबाइल या लैपटॉप है, इंटरनेट का यूज करते हुए आप हमारी क्लास, सब कुछ हमारे, कई लोग कहते हैं इस देश ने दिया क्या है, लेकिन बहुत कम मेरे पास समय बचेगा ये सारी बातें बताने के लिए। छोटी मानसिकता हो जाती है लोगों में, जो समझ नहीं पाते कि आखिर हमें मिला क्या है। लेकिन ये देश आपसे क्या चाहता है कि आप इस देश की रक्षा करें, और जब कहा जाए तो इसकी रक्षा के लिए आप आओ।
जैसे कि सबसे जीता जाता एग्जाम्पल फिलहाल ये लॉकडाउन है। नरेंद्र मोदी जो आप लोगों से जनता कर्फ्यू का जो उन्होंने जिक्र किया था, वो इसी कर्तव्य की तरफ आपको इशारा कर रहे थे। वो इसी कर्तव्य की तरफ आपकी तरफ इशारा कर रहे थे कि आप अपनी ड्यूटी को समझो। याद करो, जनता कर्फ्यू जो हुआ था 22 मार्च को, शायद 22 मार्च को, हां 22 मार्च को जो जनता कर्फ्यू, 23 मार्च से एक दिन पहले, शहीद दिवस से एक दिन पहले जो जनता कर्फ्यू हुआ था, उस दिन पुलिस रोडों पर नहीं थी, ना ही सेना रोड पर थी और ना ही लाठीचार्ज हो रहा था। उस दिन नरेंद्र मोदी इसी कर्तव्य का याद दिला रहे थे कि देश की रक्षा का समय आ गया है। जरूर नहीं वो आतंकवादी हो या वो पाकिस्तानी हो या वो कोई और देश का दुश्मन हो, वायरस भी एक प्रकार का दुश्मनी है। आपसे कहा गया था कि देश की रक्षा करो, और जब आपसे कहा जाए तो आह्वान किया जाए। नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र सेवा ही तो कहा था आपसे, कृपया करके घर पे रहे, जनता कर्फ्यू, वो इसी का एग्जाम्पल है। और इसी वजह से इस कर्तव्य को ध्यान रखिएगा। हो सकता है पेपर में यही उठकर आ जाए कि निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य है या नहीं है। पूरा याद ना हो, एक शब्द का कोई भी बात, जैसे अभी तक मैं देखूं संविधान, राष्ट्रगान, राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना है, ये वाला देखोगे वो क्या है, वही हमारे आदर्शों का सम्मान करना, वो भगत सिंह वगैरह जो हमने बातें करी, सारी चीजें, देश की एकता अखंडता का सम्मान करना, आजादी का सम्मान करना। और ये जब बुलाया जाए सेवा के लिए भी आ जाओ मेरे भाई, देश की रक्षा के लिए भी आ जाओ। ओके, तो इसी चक्कर में जब आपसे पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य है या नहीं है, तब आपको ये काम आएंगे। नेक्स्ट, अगर हम चले तो अपने मौलिक कर्तव्य की तरफ। अब जैसे ये है, भाईचारा बढ़ाने के लिए बोला जाता है, भारत के सभी लोगों के बीच धार्मिक, भाषाई, क्षेत्रीय और सांप्रदायिक विविधता के बीच सामंजस्य और समान भाईचारे की भावना को बढ़ाना, महिलाओं की गरिमा के लिए अपमानजनक प्रथाओं का त्याग करना, वही है जनाब। भारत में जिस प्रकार से धार्मिक विभिन्नताएं हैं, भाषा को लेकर विभिन्नताएं हैं और क्षेत्र और धर्म को लेकर जो विभिन्नताएं हैं, उनके बीच एक भाईचारे का होना बहुत जरूरी है। ठीक है, भिन्न भिन्न प्रकार के देश में धर्म है, इनफैक्ट दुनिया के सारे धर्म यहीं पर है, इनफैक्ट दुनिया के सबसे ज्यादा धर्मों का जन्म यही भूमि है। इतिहास था कि देख लेना, इससे ज्यादा बौद्ध धर्म, जैन धर्म, सिख धर्म, हिंदू धर्म, इनफैक्ट अगर देखा जाए तो इस्लाम के भी कई शाखाएं, सेक्ट्स जिसको हम बोल सकते हैं, है ना, कई धर्मों की जन्मभूमि ही यही है। चलो जो भी था, सभी धर्म यहां है, भाषाएं यहां हैं, बात बात पे तो भाषा बदल जाती है। मैं हिंदी भाषी हूं, साउथ इंडिया चला जाऊं, वहां पर तमिल है, कन्नड़ है, तेलुगु है, मलयालम है, मैं वहां चला जाऊं, मेरे से बात भी ना हो पाए, वो मेरे से बात करे, मुझे समझ में ना आए, तो हमें ना एक गैरपन सा आता है। कई बार ऐसा लगता है यार ये तो अलग धर्म का आदमी है, यार ये भाषा कौन सी बोल रहा है, यार ये तो क्षेत्रीय अलग का है, ये तो झारखंड का है, ये तो हरियाणा का है, ये तो कश्मीर का है, ये तो महाराष्ट्र का है। तो कई लोग है ना इन बातों को लेकर तनाव क्रिएट करते हैं, तनाव, और जिस वजह से देश बंटवारे की तरफ बढ़ता है, देश हिंसा की तरफ बढ़ता है। तो हमारा मौलिक कर्तव्य यह है, भूल जाओ धर्म, जाति, भाषा, सांप्रदायिकता, भाईचारे को बढ़ावा दो। जनाब एक घर, आपका घर, सिर्फ तभी तक उसमें लोग एक रहते हैं जब तक भाईचारा बना होता है। आपके पापा और 4 भाई हैं, जब तक उनमें भाईचारा था वो एक साथ रहते थे, आपकी फैमिली कहलाती थी जॉइंट फैमिली। लेकिन जिस दिन उनका भाईचारा टूट गया, आपकी फैमिली हो गई न्यूक्लियर फैमिली। वही होता है देश के साथ,
जैसा घर में होता है वैसे ही देश के साथ होता है। भाईचारा घर में भी जरूरी। जिस दिन घर में भाईचारा टूटा उस दिन घर टूटा। भाईचारा, ब्रदरहुड, फ्रेटर्निटी। और वैसे ही एक और चीज, महिलाओं का सम्मान करो। ऐसी कोई हरकत मत करो जो उनके सम्मान को ठेस पहुंचाती हो, जैसे कि दहेज प्रथा, सती प्रथा, उनका वैसे भी रिस्पेक्ट और सम्मान के तौर पर। तो यह आपका एक और कर्तव्य है। अगर हम इसकी बात करें तो नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। मेरे ख्याल में समझ में आ रहा है, और समझ में आ रहा है तो लाइक करते चलिएगा। समझ में आ रहा है तो लाइक करते चलिएगा, ठीक है। आपकी इन्हीं लाइक्स के लिए हमारे को प्रोत्साहन मिलता है, मैं आपको बता दे और हम सबको बता देता हूं। नहीं आया डिसलाइक करो, मुझे वो भी चाहिए, सिंपल सी बात ही है। हाँ जी, नेक्स्ट हमारा कर्तव्य है हमारी समग्र संस्कृति की समृद्ध विरासत को महत्व देना और संरक्षित करना, टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ आवर कंपोजिट कल्चर। जनाब, जो हमारी इतनी संस्कृति, समग्र संस्कृति रही है, विभिन्न प्रकार की संस्कृतियों का एक अलग समावेशन यहां देखने को मिलता है, कंपोजिशन यहां पर देखने को मिलता है सभी की, ना सिर्फ धार्मिक कि इस्लामिक संस्कृति, हिंदू संस्कृति, हिंदुओं में भी कई अलग अलग संस्कृति, इस्लाम में भी, सिखों में भी, इन सभी की जो एक पूरी विरासत है, उनमें जो अच्छी बातें, उनको संरक्षित रखना। हां, उनको संरक्षित रखना, उनको पालन करना, उनको महत्व देना। देखो, हर संस्कृति में कुछ अच्छी या कुछ बुरी चीजें भी होती है। बुरी चीजें लगभग खत्म होती चली जाती है टाइम के साथ साथ। हमारी एक बहुत बड़ी विरासत रह चुकी है। इनफैक्ट भारत जितना तो इतिहास किसी दुनिया का देश का बचा ही नहीं है। वो थी कुछ सभ्यताएं, चीन की, यूनान की, मेसोपोटामिया की, मिस्र की, मिट गई। अस्तित्व केवल किसका बचा? हिंदुस्तान का। यहीं की संस्कृति आज तक लोग पालन कर रहे हैं। वेद, आज भी जो रामायण महाभारत आप लोग देख रहे हो दूरदर्शन पर और अलग अलग चैनलों पर, ये वही हमारी संस्कृति की कुछ देन है। तो इनको संजोए रखना और इनको महत्व देना, ये एक हमारा कर्तव्य होना चाहिए। छोटे से पॉइंट बना लेना बेशक से, संस्कृति, भाईचारा, आजादी, हमारे प्रतीक, राष्ट्रपति, मतलब जो इतिहास में हमारे आदर्श हुआ करते थे, राष्ट्रीय ध्वज, संविधान, ये छोटे छोटे पॉइंट बना लेना, मौलिक कर्तव्य याद करने बहुत जरूरी है। क्योंकि कई पेपरों में ये क्वेश्चंस आ चुके हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य है या नहीं है, इस प्रकार से क्वेश्चंस को, ठीक है। नेक्स्ट, अगर कर्तव्य की मैं बात करना चाहूं जी, नेक्स्ट कर्तव्य की बात करना चाहूं तो वो आपके सामने अब आएगा। यहां की वन, झील, नदियां, वन्य जीव सहित प्राकृतिक जो पर्यावरण है, उनकी रक्षा, सुरक्षा, इन सबसे रिलेटेड आपकी चीजें, अभी आपकी स्क्रीन पर ये चीज आ रही है जी, ठीक है। हालांकि टू प्रोटेक्ट एंड इंप्रूव द नेचुरल एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग फॉरेस्ट, लेक्स, रिवर्स एंड वाइल्ड लाइफ एंड टू हैव कंपैशन ऑफ लिविंग क्रिएचर, जीवित प्राणियों में थोड़ा दया रखना। देखो, सिंपल सी बात ये है, पेड़ पौधे, नदी, झील बचानी है बचाओ, नहीं बचानी मत बचाओ, कर्तव्य है भाई। लेकिन आप नुकसान नहीं पहुंचा सकते, उसके लिए अलग से कानून भी है। जैसे कि आपकी स्क्रीन पे नीचे कुछ कानून भी दे रखे हैं, द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, मैंने आपको पहले भी बताया था। मौलिक कर्तव्य, रिपीट कर रहा हूं, मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज के खिलाफ पुलिस कार्रवाई नहीं की जा सकती। इसका मतलब कई लोग गलत समझ बैठते हैं और सोचते हैं कि मत करो पालन, करो अपमान। ठीक है, पेड़ पौधे नहीं बचाने, नदी झील नहीं बचानी, तो आपको उसको खराब करने का भी कोई अधिकार नहीं है, उसके खिलाफ भी हमारे पास कानून होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, आगे चलते हैं हम। तो यही वन्य झीलों के बारे में मैं जैसे आपसे जिक्र कर रहा था,
मेरी क्लास मर्ज करो, आपने मर्ज नहीं करी, चलो कोई नहीं जाने दो, अगली क्लास पे। नेक्स्ट मौलिक कर्तव्य की मैं आपसे जिक्र करना चाहूंगा। हाँ ओके, ये एक बहुत महत्वपूर्ण है। अब आपकी स्क्रीन पर आने वाला है नया मौलिक कर्तव्य, मतलब एक और मौलिक कर्तव्य, A B C D E F G। अब ये G नंबर आपके सामने आएगा, ठीक है, 7वां आपका जो भी बनेगा, और वो ये है कि वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देना है ना, वैज्ञानिक सोच जी, मानवतावाद और जांच और सुधार की भावनाओं के विकसित करने के लिए आपको बढ़ावा देना है। देखो जनाब, वैज्ञानिक स्वभाव, वैज्ञानिक स्वभाव टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म एंड द स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म्स। देसी भाषा में वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा दो, अंधविश्वास को बढ़ावा मत दो। जनाब, इस देश का सबसे फालतू जो नाश कर रखा है, जी हाँ रिपीट कर रहा हूं, नाश कर रखा है, नुकसान पहुंचा रखा है, वो है अंधविश्वास में। अंधविश्वास के चक्कर में लोग पता नहीं कुछ भी करे जा रहे हैं, कुछ भी। अभी जब ये लॉकडाउन हुआ तो एक हमारे पड़ोस में ही एक महिला थी, भागी भागी घर पे आई और बोली कि आपको पता है। मैंने कहा क्या हुआ? हमारा पूरा परिवार इकट्ठा हो गया। बोले एक 3 मुंह वाला बच्चा पैदा हुआ है कहीं, जिसके 3 सर है, 3 मुंह है, और पैदा होते ही वो भाई साहब बोला, वो बच्चा बोला कि जिस घर के बाहर दिया होगा रात के टाइम पर दिया जलेगा, वहां कोरोना नहीं आएगा। मैं तो इतने में सोच रहा था उस महिला की सोच पर, इतने में मेरी दादी जी भी दिया लेके पहुंचने लग गई। मैंने कहा रुको, थांबा, पहले रुको भाई साहब, अब ऐसे तुम कोरोना से लड़ोगे क्या? बाद में खबर आई चांद उल्टा आ गया है, चांद भी कोरोना में उल्टा आया। मैं ज्योग्राफी भी जानता हूं जनाब, एक नेचुरल फिनोमिना था, होता है हमेशा। और बाद में मोदी जी ने देश से अपील करी, टॉर्च दिया जला दो, वो अंधविश्वास को और तुल मिल गया। देखो हम तो कह ही रहे थे, मोदी जी भी मान गए ना। अब लोग कहां से कहां रिलेट कर देते हैं, तो कहां। अब जैसे हमारे देश में भूत बहुत चिपटते हैं, पूरी दुनिया में भूत कहीं नहीं चिपटते, भारत में चिपटते हैं। और कमाल की बात है, ये भूत भी गरीबों को और मिडिल क्लास को चिपटते, अमीरों को कभी नहीं चिपटते। कभी नहीं सुना मुकेश अंबानी के चुड़ैल चिपट गई। ठीक है, चिपट रहे हैं, चिपटने दो, लेकिन इन सोच से देश तरक्की नहीं कर सकता। इसीलिए यह देश आपकी एक ड्यूटी देता है, भाई वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा दो, साइंटिफिक टेम्पर को बढ़ाओ, लॉजिक लगा लो, लॉजिक। 3 मुंह वाला बच्चा पैदा भी हो गया, बोल भी गया, और पता नहीं मर भी गया। ठीक है, ऐसी ऐसी कहानियां बहुत आएगी आपके सामने भी, ठीक है ना। अंधविश्वास की तरफ बिल्कुल ध्यान ना रहे, बाकी आगे बढ़ते हैं। ये अक्सर भारत के लोग भूल जाते हैं, हमारा एक और कर्तव्य भी है, समाज जो पब्लिक प्रॉपर्टी जो होती है उसको नुकसान ना पहुंचाएं। असल में तो कई लोग मुझे इस देश में मंदबुद्धि लगती है। मंदबुद्धि तो है ही, जैसे ये अंधविश्वास वाली बात, इससे भी बड़ी एक और विश्वास, मंदबुद्धि। संपत्ति का नुकसान, बस फूक देंगे, बस जला देंगे, सरकारी प्रॉपर्टी को लगा देंगे आग। अरे मोटी बुद्धि, मोदी की जेब से कुछ नहीं जाना, सरकार की जेब से कुछ नहीं जाना, उनको बस टैक्स बढ़ा देना है। इतने लोग उन्होंने, आज सभी सरकारें ने अलग अलग हेल्पलाइन नंबर जारी कर रखे, कोरोना से मदद के लिए हमें पैसे दो, डोनेशन दो, डोनेशन। अबे डोनेशन की जरूरत ही नहीं अगर तुमने ना फूका होता ये देश। अगर यहां के लोगों ने, चलो हमें भी इसमें इंक्लूड कर दो, हालांकि हम ऐसी हरकत कर नहीं सकते कभी भी, लेकिन अब बोल ही रहे हैं तो हम भारतीय हैं तो अपने आप को भी दूसरी जिम्मेदार मान लेते हैं।
अगर हम लोगों ने ये देश ना फूका होता तो ये आज कटोरा लेके जरूरत ना पड़ती कि कोविड के लिए दान दे दो। सिंपल सी बात समझ में नहीं आती यहां के लोगों को। आज बात बात पे कटोरा लेके, और मेरे को भी बोल रहे हैं कई लोग, भाई दान दे दे, दान, भाई मैं टैक्स देता हूं और कभी फूकता नहीं हूं चीजों को। इतना भी कर लोगे तो भी बहुत हो जाएगा। तो ये एक मौलिक कर्तव्य है हमारा, जिसकी हमारे को समझ आनी चाहिए। नेक्स्ट, और ये एक 10वां मौलिक कर्तव्य है। 10वां मौलिक कर्तव्य अब आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, इसको देखिएगा और साथ साथ में बैकग्राउंड में मेरी म्यूजिक सुनिएगा, ठीक है ना। तो अब यह है, जैसे व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधि के सभी क्षेत्रों में, व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधि के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता के लिए प्रयास करना, ताकि राष्ट्र लगातार प्रयास और उपलब्धि के उच्च स्तर पर बढ़ जाए। वही है व्यक्तिगत, मतलब इंडिविजुअल खुद अपने आप में, और जो सामूहिक गतिविधियां होती हैं, चाहे वो पढ़ाई को लेकर हो, कोई खोज को लेकर हो, या आपके खुद के स्तर को बढ़ाने को लेकर हो, चाहे स्पोर्ट्स में हो, जो आपकी व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियां जो होती है उसमें बेस्ट लेके आना। सामूहिक गतिविधियां, जैसे ये लॉकडाउन भी एक प्रकार का इसी का एग्जाम्पल है, ताकि देश की तरक्की हो सके। सिर्फ इस कर्तव्य का अर्थ है आपको सिर्फ तरक्की और अपनी अंदर सुधार की तरफ सोचना चाहिए, बस। और 11वां मौलिक कर्तव्य जो जोड़ा गया था 86वें संशोधन के तहत, देखिए आपको 11 मौलिक कर्तव्य बताए थे, 10 हो चुके हैं। लाइक करते चलिएगा, अगर पसंद आ रहा है तो लाइक कर देना, वरना डिसलाइक कर दो। मैं बिल्कुल ओपन खेलता हूं इन चक्करों में। पसंद आ रहा है तो लाइक, वरना डिसलाइक, 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 डिसलाइक। ओके, और आखिरी मौलिक कर्तव्य है कि माता पिता और अभिभावकों का, माता पिता और अभिभावक, माता पिता यानी कि पेरेंट्स, और अभिभावक यानी कि जो गार्डियंस होते हैं, कि 6 से 14 साल तक के बच्चों को पढ़ाओ, जो कि 86वें संशोधन 2002 के तहत जोड़ा गया था। हमारा 11वां मौलिक कर्तव्य है कि 6 से 14 साल तक के बच्चों को पढ़ाओ। आपको याद होगा 2002 में ही सर्व शिक्षा अभियान भी आया था, सर्व शिक्षा अभियान, ठीक है, हां, सर्व शिक्षा अभियान। तो 6 से 14 साल तक के माता पिता यानी कि पेरेंट्स, और अभिभावक यानी कि गार्डियंस। गार्डियंस मतलब जो पालता है, गार्ड, चाहे वो आपका चाचा हो, आपका ताऊ हो, मामा हो, बड़ा भाई हो, या कोई XYZ पर्सन हो जो आपको गार्ड करता है। तो माता पिता और गार्डियंस का यह कर्तव्य है कि अपने 6 से 14 साल तक के बच्चों को पढ़ाओ। अब पढ़ाओ तो पढ़ाओ, मत पढ़ाओ तो चाहे तुम चाय की रेडी पर लगवाओ, क्योंकि कर्तव्य है भाई साहब। लेकिन ध्यान रहे, अब बच्चों के पास यही अधिकार भी है। जी हां, राइट टू एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन अब जो है वो एक मौलिक अधिकार बन चुका है। जी हां, राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट आपने सुना होगा 2009, राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009 जो लागू हुआ था 2010 से। ये जो 11वां मौलिक कर्तव्य है, ये एक कर्तव्य भी है माता पिता का, माता पिता का कर्तव्य है 6 से 14 साल तक के बच्चों को पढ़ाओ, और बच्चों का अधिकार है, अधिकार यानी कि राइट्स है, मौलिक अधिकार है। तो ये एक ऐसा मौलिक कर्तव्य है जो कर्तव्य भी है और अधिकार भी है। कर्तव्य है, ध्यान रखना, कर्तव्य है माता पिता का और अधिकार है बच्चों का, शिक्षा का। ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। शिक्षा के बारे में बात की जाए तो शिक्षा वाला जो क्लॉज है ये ड्यूटी है पेरेंट्स एंड गार्डियंस की, माता पिता और अभिभावकों की।
एंड राइट्स है बच्चों का, मौलिक अधिकार है बच्चों का, और मौलिक कर्तव्य है माता पिता का। यानी कि माता पिता पढ़ाए या ना पढ़ाए, यह उनका कर्तव्य है, लेकिन बच्चे को पढ़ने से रोक नहीं सकते, क्योंकि बच्चों के पास यह अधिकार है। अगर आपने अपने बच्चों को पढ़ने से रोक दिया, वो पढ़ना चाहता है लेकिन आपने जाने नहीं दिया, बड़ा होने के बाद केस कर सकता है आपके ऊपर कि जी मेरा अधिकार था, मौलिक अधिकार, पढ़ने नहीं दिया। तो इसी प्रकार से 11वां ध्यान रखिएगा, कब जोड़ा गया? 2002 में, संविधान का संशोधन 86। कर्तव्य माता पिता का, अधिकार बच्चों का। तो ये थे मौलिक कर्तव्य जो मैंने डिटेल में 2 क्लास में करवाए हैं, लास्ट क्लास और आज की क्लास। जिसने आज क्लास देखी बहुत अच्छा, लास्ट क्लास नहीं देखी वो भी अच्छा है, देखिए जाके, उसको भी लाइक और शेयर और कमेंट कीजिएगा उस पर, जो चीज समझ में ना आए हम देखेंगे बाद में उस पर रिप्लाई करने के लिए। लास्ट क्लास फंडामेंटल राइट्स के नाम से, इसी से पहले आपको मिल जाएगी हमारे गैलेक्सी एक्सेस कोचिंग पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर। तो मौलिक कर्तव्य मैंने डिटेल में, विद डिटेल में आपको बता दिया, इससे फालतू आपको याद करने की जरूरत नहीं है। अगर सही लगी तो लाइक कर दो, नहीं लगी डिसलाइक कर दो, और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही था, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, मौलिक अधिकारों को जारी रखेंगे। ये थे कर्तव्य, अब करेंगे मौलिक अधिकार साथ साथ में, क्योंकि दोनों का लेना देना था। आज के लिए इतना था। नमस्कार, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग और गुड नाइट। थैंक यू।